विदर्भ में किसान आत्महत्या का सिलसिला अभी भी जारी है। कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी फसल बर्बाद होने और अन्य कारणों से किसान मौत को गले लगा लेते हैं। चिंता की बात यह है कि अकोला में अलग अलग कारणों से बीते 11 महीने में 128 किसानों ने खुदकुशी की है। विदर्भ में किसानों के आत्महत्या के आंकड़े साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। किसान आत्महत्या के बढ़ते ये आंकड़े चिंता की बात है। धरतीपुत्र कहे जाने वाले किसान अपनी समस्या से तंग आकर मौत को गले लगा रहे हैं। वैसे तो सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाओं को चला रही है, लेकिन इन योजनाओं के लाभ से अभी भी बहुत से किसान वंचित रह जा रहे हैं, जिस कारण बहुत से किसान आर्थिक परेशानी और अन्य कारणों से तंग आकर जब कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। अकोला जिला भी किसान आत्महत्या से अछूता नहीं रहा है। कभी मौसम की बेरुखी तो कभी अच्छी पैदावार नहीं होने और कभी कर्ज की रकम नहीं चुका पाने की चिंता किसान आत्महत्या का मुख्य कारण बना है। अकोला जिले में पिछले 11 महीनों में करीब 128 किसानों ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने का कठोर निर्णय लिया, जबकि पिछले साल 2020 में 155 किसानों ने खुदकुशी की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अकोला जिले में जनवरी से मौजूदा समय तक कुल 128 किसानों में से सिर्फ 68 किसान के परिवार ही सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता के पात्र है, जबकि अन्य किसानों के परिवार को सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। किसान आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े पर प्रशासन ने भी चिंता जताई है। एकूण 128 शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाल्याचे अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झालेले आहेत। यामध्ये सर्व तहसीलदार आणि तालुकास्तरीय टीम याची तपासणी करून ते प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सादर करतात। त्या अनुषंगाने विविध वेळा मीटिंग घेतो। त्यापैकी 68 पात्र शेतकऱ्यांना आपण मदत त्या ठिकाणी केलेली आहे। 11 त्या ठिकाणी अपात्र आहेत आणि इतर जे प्रकरण आहेत ते फेर चौकशीमध्ये आहेत आणि काही प्राथमिक चौकशीमध्ये आहेत। त्यांच्याकडून ते अहवाल आल्यानंतर त्यांना सुद्धा नियमानुसार मदत देण्याची कारवाई त्या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। मागील वर्षी 2020 मध्ये एकूण 155 शेतकऱ्यांची आत्महत्येची प्रकरणं निदर्शनास आली। त्यापैकी 112 प्रकरणं ही शेतकरी आत्महत्यांची वेगवेगळ्या कारणांनी झालेली आहे, त्यांना मदत त्या ठिकाणी दिलेली आहे। इंटरनेट की सुविधा बढ़ने के बाद ऑनलाइन काम को बढ़ावा मिला है, लेकिन इसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के भी मामले बढ़े हैं। बुल्ढाना में 3 लोगों के बैंक खाते से राज्य के अलग अलग हिस्से में पैसे निकाले जाने का मामला सामने आया है। बैंक खाता धारकों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इंटरनेट कई तरह से हमारे लिए उपयोगी है। नई नई जानकारी हो या दूर दराज के लोगों से संपर्क करना या ऑनलाइन कारोबार, हर तरह से इंटरनेट हमारे काम आता है। लेकिन कई बार इस इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोग हमारी मुश्किलें भी बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया पर तो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल का मामला आए दिन सामने आता रहता है, लेकिन अब तो ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी का भी मामला बड़ी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुल्ढाना में ऐसे ही 3 बैंक खाता धारकों से धोखाधड़ी की बात सामने आई है। बुल्ढाना शहर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खाता धारक करमाड़ के किसान धारराव, कोलवड़ के नितेश जाधव और एक अन्य शख्स के खाते से पैसे निकाले गए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि इन तीनों के बैंक खाते से एटीएम द्वारा पुणे और आसपास के इलाके में पैसे निकाले गए हैं, जबकि उनका एटीएम कार्ड उनके पास ही है। संदेह है कि एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर पैसे निकाले गए होंगे। फिलहाल इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। 2 वेळेस मी विड्रॉल केला। पहिला विड्रॉल मी 9,500चा केला आणि दुसरा विड्रॉल 9,500चा केला आणि तेव्हाच रांगेमध्ये माझ्या मागे एक व्यक्ती होता, अनोळखी व्यक्ती। तो मला सांगत होता की जे प्रोसेस जी असती एटीएमची ती त्यांनी सांगत होता, पण मी त्याच्या हातात एटीएम दिले नाही। माझा पिनकोड वगैरे तो मी त्याला काही सांगितला नाही, पण मी माझा विड्रॉल पूर्ण होऊन पैसे वगैरे घेऊन मी घरी गेलो आणि त्याच्या 2-3 दिवसानंतर मला रविवारी एक मेसेज आला की माझ्या अकाउंटमधून पैसे पुणे या ठिकाणाहून काढण्यात आले। तात्काळ मी अमरापूर या पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो। ज्या अकाउंटमधून 10,000 रुपयाचे 2 मेसेज आले, 10,000 रुपये कटले म्हणून असे SMS आले मला। त्याच्यानंतर मी बँक स्टेटमेंट चेक केलं असता मला त्या बँक स्टेटमेंटमध्ये कळालं की आपले जे पैसे काढले ते एटीएमने काढले, पण ते कोथरूड एटीएम या ठिकाणाहून काढले असे मला कळाले असता मी लगेच धाव घेतली आणि कस्टमर केअरला त्या दिवशी बँक बंद असताना कस्टमर केअरला फोन करून मी आपलं एटीएम ब्लॉक करण्याचे कळवले असता त्यांनी अगोदरच मला सांगितलं तुमचं एटीएम हे अगोदरच ब्लॉक केलेलं आहे।
माझी नुकसान झाल्याबद्दल मी इथं बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी आलेलो आहे. बुल्ढाना जिले में इससे पहले भी इस तरह से बैंक खाता धारकों से धोखाधड़ी की शिकायत सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे में लोगों को अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखने में भी चिंता सता रही है, क्योंकि कहीं दूर बैठा आरोपी इंटरनेट की मदद से उनके बैंक खाते से पैसे गायब कर रहा है। बुल्ढाना से फहीम देशमुख, UCN न्यूज़। बुल्ढाना जिले के मोताला तहसील के राजौर गांव के पास 1.5 एकड़ जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने का मामला विशेष पुलिस महानिरीक्षक तक पहुंच गया है। ये जमीन नागपुर में रहने वाली एक महिला की है और उन्होंने अपने ही एक रिश्तेदार और बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक संजय गायकवाड़ ने इस मामले को पारिवारिक बताते हुए अपने ऊपर आरोपों से साफ इनकार किया। बुल्ढाना जिले के मोताला तहसील अंतर्गत राजौर गांव के पास स्थानीय विधायक द्वारा जमीन हड़पने का मामला अब चर्चा में आ गया है। नागपुर में रहने वाली रीटा उपाध्याय महस्कर के मालिकाना हक की 1.5 एकड़ जमीन उसके ही एक रिश्तेदार ने फर्जीवाड़ा कर बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ और उनके बेटे को बेच दिया है। जब इस बात की भनक रीटा को लगी तो वो अपने जमीन को वापस लेने प्रयास में जुट गई। रीटा का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो राजौर नहीं आ सकी, जिसका फायदा उठाते हुए गलत दस्तावेज तैयार किया गया। एक्चुअली मेरा ये लैंड गट नंबर 62 में है, राजौर गांव के 0.61 हेक्टेयर आर लैंड है। उसमें दीपा चौबे गायकवाड़ जी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लॉकडाउन के दौरान मुरुम उत्खनन करके उस पर अवैध रूप से निर्माण भी कर लिया। ये लैंड पूरी तरह मेरे ही कब्जे में था और अब तक का मैं ही उसको पेरती आई हूँ, पर लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। आमदार का कहना है कि ये जमीन जो है सो जमीन की केयर टेकर कोई चौबे हैं, महिला हैं और उन्होंने उससे खरीदा है। सर ये बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ये खेत मेरी ही अंडर था, मैं ही इसको पेरती थी, मेरा ही इस पे कब्जा था। परंतु एक बात है, इसके सामने का जो मैंने जिस ऑनर से खेत लिया था वह खेत के केयर टेकर दीपा चौबे और सोमनाथ चौबे था। परंतु उनके मृत्यु के 1 साल बाद इन्होंने गैरकानूनी रूप से उस ज़मीन को अपने नाम पे कर लिया, जिसका कि FIR आज भी बोराखेड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और उसका केस आज भी चालू है। परंतु संजय गायकवाड़ जो कि एक भूमाफिया के तौर पे है, उन्होंने ये भी खेत उनसे खरीद लिया और उसके बाद इसके माध्यम से दीपा चौबे के माध्यम से अब मेरी भी प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रहे हैं और इसके लिए वो सरकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों को रिश्वत देकर पेरे पत्रक भी उनके नाम पे करवा रहे हैं। गलत दस्तावेज के आधार पर जमीन बेचने के इस मामले में रीटा उपाध्याय के रिश्तेदार दीपा चौबे ने अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार करते हुए कहा कि रीटा की जमीन उनकी जमीन के पास ही है और जो जमीन का उन्होंने सौदा किया है उसका मालिकाना हक उन्हीं के पास है। गट नंबर 62 माझ्याच ताब्यात होती 20 वर्षापासून आणि आज बी माझ्याच ताब्यात आहे ती जमीन। पण आज रोजी संजय गायकवाड भाऊला मीनं जमीन 4.5 एकर विकली आणि जी 1.5 एकर जमीन आहे ती आहेच तिथंच आहे आणि मी पेरते तिला, माझ्याच ताब्यात आहे आज मी। त्या जमीनच्या संदर्भात ती आलती ऑफिसवर, रीता उपाध्याय, ज्ञानेश्वर वाघनं शेतात बोलवला तिला, व्यवहार ज्ञानूभाऊनं व्यवहार केले तिचे, काय केलं ते इतकं माहीत नाही। नाही असं काय नाही आहे सर, दबाव गिबाव काहीच नाही आहे। तिची जमीन आहे ती आम्हाला आजपर्यंत माहीत नव्हतं, असं तर ती तिला म्हणा घेऊन घे तुझी जमीन, आमचं काही टेन्शन नाही आहे तिचं, पण ताबा आमचा आहे 20 वर्षापासून। तुम्ही सोडणार आहे का ती जमीन? इतक्या आसानीतनं कसं सोडू तिला? हाँ कागदपत्र आहे, काय काय पेऱ्यापत्र माझ्या नावावर आहे। अब ये मामला केवल जमीन की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि रीटा ने अवैध उत्खनन और अनाधिकृत निर्माण का भी आरोप लगाया है। मैडम ये अभी जो जमीन है उसका स्टेटस क्या है? सर अभी की ज़मीन में गायकवाड़ जी ने उसके ऊपर अवैध निर्माण कर लिया है, उसमें से मुरुम का उत्खनन भी किया है उन्होंने और अभी आज की सिचुएशन ये है कि मैं मेरी ज़मीन पे नहीं जा सकती हूँ, उसमें गायकवाड़ जी ने पूरी तरह से फेंसिंग लगा के एक गेट बना लिया है। मामला विधायक संजय गायकवाड़ से जुड़ा होने से इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है ये भी महत्वपूर्ण है। विधायक संजय गायकवाड़ का कहना है कि इस जमीन से जुड़ा विवाद पारिवारिक है, ऐसे में पहले दोनों लोग आपस में निपटा ले कि ये जमीन पर मालिकाना हक किसका है। हालांकि उन्होंने अवैध उत्खनन से साफ इनकार किया है। कुठलीही जमीन बळकवायचा काही विशेष नाही आणि अवैध उत्खननाचा पण विषय नाही आहे। जमिनीचं लेवलीकरण झालेलं आहे आणि त्यांचा आमचा व्यवहार झालेला आहे।
तोंडी व्यवहार 5 लाखाचा झालेला आहे, पण ती जमीन दीपाली चौबे नावाची बाई सांगते की माझ्या ताब्यात आहे आणि दीपाली चौबे ही बाई त्या बाईची सगळी मामी आहे. मी त्यांना सांगितलं बाबा तुमचं घरातलं पहिले मॅटर निपटा आणि जेव्हा तुमचं दोघांचं क्लिअर होईल आम्हाला व्यवहार करायला काही अडचण नाही आणि जमीन हडप केली किंवा काय याचा काही प्रश्नच येत नाही. त्यांनी घरातलं मॅटर सॉल्व्ह केलं तर मला काही व्यवहाराला विषय नाही आणि जर व्यवहाराला तयार नसतील तर मला त्या जमिनीची पण गरज नाही. त्यांनी त्यांची जमीन परत घ्यावं काय करावं मला काही गरज नाही त्याची. 1.5 एकड़ खेती की जमीन से जुड़ा ये मामला विशेष पुलिस महानिरीक्षक तक पहुंच गया है. फिलहाल इस मामले की जांच बोराखेड़ी पुलिस कर रही है. अकोला कृषि उपज बाजार समिति में सोयाबीन के दाम बढ़े हैं. उच्च गुणवत्ता वाले सोयाबीन को 8,300 प्रति क्विंटल का भाव मिलने से किसानों ने अपनी उपज को बाजार में लाना शुरू कर दिया है. जानकारों का मानना है कि ये आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगी. अकोला जिले में इस साल बेमौसम बारिश के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है. इस बारिश के कारण अन्य फसलों के साथ सोयाबीन की गुणवत्ता में भी गिरावट आ गई है. इसके बावजूद किसान भंडारण करने पर ध्यान दे रहे हैं. दिवाली से पहले सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब बाजारों में तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है और सोयाबीन की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत ला रही है. मौजूदा समय में बाजार समिति में सोयाबीन की कीमत 8,300 रुपये प्रति क्विंटल है. हालांकि बारिश से प्रभावित सोयाबीन की कीमत 6,500 से 7,000 रुपये है. सोयाबीन की मौजूदा कीमतों को देखते हुए किसान और व्यापारी अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में सोयाबीन के दाम और बढ़ सकते हैं. अकोला नगर निगम अंतर्गत वार्ड का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर है. नगर निगम के अधिकारी वार्ड का कच्चा मसौदा तैयार करने में लगे हुए हैं. वार्ड गठन को लेकर जिज्ञासा की वजह से पार्षद प्रतिदिन अधिकारियों से वार्ड गठन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. राज्य में नगर सेवकों की संख्या बढ़ने से अब शहरों में प्रभागों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने वाली है. इसलिए अब 3 सदस्यीय वार्ड संरचना के अनुसार कच्चा मसौदा तैयार करने का काम अब लगभग समाप्त होने पर है. लेकिन वही नए बढ़ते प्रभाग के कारण अधिकारी इस मसौदे में बदलाव कर रहे हैं. अकोला नगर निगम में 91 सदस्य है, जिसके अनुसार 3 सदस्यों को मिलकर एक प्रभाग मिलेगा. ऐसे 30 प्रभागों की नई संरचना करने का निर्णय लिया गया है. लेकिन अकोला के एक प्रभाग में 4 सदस्य रहेंगे, जिसको लेकर नगर पालिका ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है. नगर निगम नगर रचना विभाग की ओर से गोपनीयता बरती जा रही है. बुल्ढाना जिले के उंद्री के जवान ज्ञानेश्वर साबले ने 19 अक्टूबर 2018 को जम्मू कश्मीर के बारामूला थाने के कलहर इलाके में ड्यूटी के दौरान जश्न-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को ढेर किया था. साबले को उनकी बहादुरी और साहस के लिए राजधानी दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित किया गया. ज्ञानेश्वर साबले की इस बहादुरी से न केवल उंद्री का बल्कि बुल्ढाना जिले का नाम भी दिल्ली की गद्दी पर पहुंचा. यही वजह है कि साबले की सफलता की हर तरफ सराहना हो रही है. श्री राम 53वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बारामूला जम्मू एवं कश्मीर. 19 अक्टूबर 2018 को कांस्टेबल सावले ज्ञानेश्वर श्रीराम श्रीनगर बारामूला रोड पर वाहनों की जांच कर रहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को कवर देने के लिए नाका ड्यूटी पर तैनात थे. दोपहर लगभग 1:30 बजे पुलिस द्वारा एक कार को तलाशी के लिए रोका गया, जिसमें सवार महिला यात्री ने वाहन से नीचे उतरकर भागने का प्रयास किया. कांस्टेबल ज्ञानेश्वर किसी गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे. इसी बीच गाड़ी में बैठे आतंकवादी ने पिस्तौल निकालकर जांच कर रहे पुलिसकर्मी पर गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया. इसी दौरान कांस्टेबल सांवले को अपने नजदीक पाकर आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी. गजब की फुर्ती दिखाते हुए इस जांबाज सिपाही ने अपने सटीक निशाने से उस आतंकवादी को मार गिराया. इसी दौरान गाड़ी में बैठा दूसरा आतंकवादी अपनी AK राइफल से गोली बरसाते हुए भागने लगा. कांस्टेबल श्रीराम ने अपने साथी के कवरिंग फायर की मदद से दूसरे आतंकवादी को भी अपनी गोलियों से ढेर कर दिया. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन करते हुए कांस्टेबल सांवले ज्ञानेश्वर श्रीराम ने अदम्य साहस, अनुकरणीय पराक्रम एवं कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता का परिचय दिया. कांस्टेबल सांवले ज्ञानेश्वर श्रीराम
देऊलगांव राजा और खामगांव तहसील के किसानों ने 97 एकड़ भूमि पर कुसुम की बुआई की है। इन किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य कृषि सचिव एकनाथ डवले ने निमखेड़ गांव में जाकर मोटरसाइकिल से फसल का निरीक्षण किया और किसानों को कुसुम फसल के बारे में जानकारी दी। कुसुम महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से रबी के मौसम में ली जाने वाली एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। तिलहन उत्पादन और प्रसंस्करण उद्योग में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए सरकार की खाद्य तेल नीति के अनुसार महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नागपुर के माध्यम से तिलहन उत्पादन और प्रसंस्करण परियोजना रबी 2021 चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, वाशिम और बुल्ढाना जिले में कार्यान्वित की जा रही है। इसी के तहत देऊलगांव राजा और खामगांव तहसील के किसानों ने 97 एकड़ कृषि भूमि पर कुसुम की फसल लगाई है। इस संदर्भ में मार्गदर्शन करने हेतु राज्य कृषि सचिव किसानों के बीच पहुंचे और कुसुम फसल को लेकर सही मार्गदर्शन किया और उन्हें पारंपरिक खेती से अलग कुछ करने के लिए प्रेरित किया। बुल्ढाना जिले में घरेलू पिस्तौल और जिंदा कारतूस बेचने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। खामगांव के अपर पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त को देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बेचने वाले व्यक्ति की सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर दत्त ने चिखली खामगांव रोड पर जाल बिछाया। इस बीच दुपहिया से आ रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया। पुलिस ने व्यक्ति के पास से 3 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी साबिर खान बिस्मिल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मोटरसाइकिल, 3 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस सहित 87,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ हिवरखेड़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। रेल प्रशासन ने कोरोना काल में संचालित ट्रेनों के विशेष दर्जे को हटाकर अब सभी ट्रेनों को सामान्य कर दिया है, लेकिन इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आरक्षित टिकटों की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसी तरह पिछले एक पखवाड़े से एसटी की हड़ताल के चलते ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसके चलते अकोला रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन विंडो पर यात्रियों की लंबी भीड़ देखी गई। जब कोरोना संक्रमण अपने उच्चतम स्तर पर था, तब रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए आरक्षित ट्रेनों के लिए विशेष ट्रेन का दर्जा अनिवार्य कर दिया था। हालांकि अब कोरोना संक्रमण कम है तो सभी ट्रेनों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन आरक्षित टिकट की शर्त अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि यात्री आरक्षण के लिए टिकट खिड़की पर आ रही हैं, जिससे अकोला रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार जागरूकता फैलाने वाले शेतकरी जागरण मंच ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने रक्तदान कर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। आंदोलन की 1 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये रक्त यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी किसान पुत्रों ने 760 शहीदों को सलामी दी और 1 बूंद शहीदों के नाम के नारे के साथ रक्तदान किया। अक्षय राउत की पहल पर शेतकरी जागर मंच की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। किन्नर समुदाय ने युवा किसानों का समर्थन किया। इस शिविर में 200 युवा किसानों ने रक्तदान किया। इस एकत्रित रक्त को थैलेसीमिया के मरीजों और सरकारी ब्लड बैंक में भेज दिया गया है। दिल्लीमध्ये जे आंदोलन चालू आहे शेतकऱ्यांसाठी, त्याच्यासाठी आज आमच्या अकोल्याच्या शेतकरी जागर संघटनेच्या इकडनं जे रक्तदानाचं शिबिर घेतलं आहे आणि श्रद्धांजली त्या शेतकऱ्यांसाठी दिलेली आहे। त्यांच्यासाठी आमच्या किन्नर समुदायाकडून हेच की तुम्ही लढा, कारण लढल्याशिवाय कोणतीही गोष्ट मिळत नाही। भारत हा कृषीप्रधान देश असल्यामुळे शेतकऱ्याला जर तिथं मान सन्मान नाही आहे तर पुढे काय, त्याच्यासाठी त्यांच्या पूर्ण मागण्या पूर्ण हो हीच इच्छा आहे। दिल्लीच्या बॉर्डरवरती 365 दिवस शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं आणि त्यामध्ये 759 शेतकरी मायबाप तिथं आपल्या रक्ताची होळी करत तिथं स्वतःच्या प्राणाचं बलिदान दिलं। त्याच बापाच्या बलिदानाला
एकाही नेत्यांनी ज्या वेळेला श्रद्धांजली अर्पण केली नाही त्यावेळेला माझा बाप शेतकरी आहे आणि मी शेतकऱ्याचा पोरगा आहे असं सगळ्या शेतकऱ्यांच्या पुराणं म्हणत एक बूंद शहीदों के नाम त्या शहीद शेतकरी बापाला रक्तदान करून आम्ही श्रद्धांजली अर्पण केलेली आहे। या सरकारला फक्त रक्ताचीच भाषा कळते म्हणून आम्ही रक्तदानाचा हा संकल्प घेतला आणि या रक्तयज्ञामध्ये या रक्तयज्ञाच्या हवकुंडामध्ये आम्ही देखील रक्तदान केलेलं आहे। आपण सुद्धा करावं हे फार मोठं आव्हान आहे, कारण की येणाऱ्या काळामध्ये शेतकरी बापाचा जो संघर्ष आहे तो संघर्ष असाच चालत राहू नये। त्याला ज्या देशाला कृषी प्रधान म्हटलं जातं तो कृषी प्रधान देश शोभावा, तो कृषी निधनांचा देश होऊ नये हीच अपेक्षा आमच्या शेतकरी पुत्रांची आहे, म्हणून हा रक्तयज्ञ आहे। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।